गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन लेजर पढ़ रहे थे, तो लेजर में आगे लेजर के 3 पार्ट में आपको करवा चुका हूँ। 3 वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज अपन चौथा वीडियो कंप्लीट करेंगे और कुछ टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत हो रही है अभी। तो लेजर के चौथे टॉपिक में या चौथे पार्ट में अपन बात करते हैं। देखो, अपन ने एमिशन के बारे में पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। 2 टाइप का एमिशन पढ़ा था। तो अगर देखा जाए कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ स्पॉन्टेनियस और एक तरफ लिखता हूँ स्टिमुलेटेड। दोनों ही क्या है? एमिशन। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो, दोनों में अगर डिफरेंस की बात, पूरा नाम लिखता हूँ। डिफरेंस नंबर 1 की बात करें तो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। अगर बात की जाए, ये अपना क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। एक फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद, जैसे 10⁻⁸ सेकेंड, उस टाइम के बाद जो आपका एटम था जो हायर एनर्जी स्टेट में गया था, वो वापस क्या करेगा? अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा या लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन अगर स्टिमुलेटेड एमिशन में बात की जाए तो ये आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अपन इसमें क्या करते हैं? ये इंड्यूस्ड है और बोल सकते हैं स्टिमुलेटेड है। इंड्यूस या स्टिमुलेटेड क्यों बोले? क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे थे? ट्रिगर कर रहे थे, उस एटम को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ट्रिगर कर रहे थे। और अब की बार जो जिस फोटोन ने जो आपका स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या किया था, जो फोटोन था हायर एनर्जी स्टेट के एटम के साथ क्या हुआ था? इंटरेक्ट हुआ था और उसके बाद 2 फोटोन निकले थे, अपने को लेजर मिली थी। तो अगर नंबर 2 डिफरेंस की इसमें बात की जाए तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में आपने देखा होगा कि जो इस टाइप का जो एमिशन है, इस टाइप का जो एमिशन था वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा था? स्पॉन्टेनियस एमिशन नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट, मतलब पॉपुलेशन। हायर एनर्जी स्टेट पे पॉपुलेशन कितनी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। क्या ये एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था? एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। नंबर ऑफ एटम पे तो डिपेंड कर रहा था कि हायर एनर्जी स्टेट पे जितने ज्यादा एटम होंगे वो उतने ही क्या करेंगे? स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे। लेकिन एनर्जी डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं कर रहा था। जो आपने पढ़ा होगा यू न्यू के बारे में, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये इस टाइप का जो एमिशन है वो नंबर ऑफ एटम, या अपन बात कर सकते हैं इसको पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और किसके ऊपर डिपेंड करता है? एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। अगर तीसरी बात की जाए, नंबर 3 पे अगर बात करें अपन, तो जो इंसिडेंट फोटोन था और जो एमिटेड फोटोन था, दोनों के अंदर कोई भी फेज रिलेशन नहीं था। फेज रिलेशन का मतलब उनमें कोई भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड है, कुछ टाइम के बाद ही वो एमिट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। कोई भी पर्टिकुलर फेज रिलेशन नहीं रहता इन दोनों के बीच में। और अगर बात की जाए इसके इसमें, तो ये तो अपने को आपको पता है स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर बनाता है, तो इसके अंदर एक फेज रिलेशन रहता है किन किन के बीच में? जो आपका इंसिडेंट फोटोन था और जो इमिटेड फोटोन था। तो अगर दोनों के अंदर फेज रिलेशन रहेगा तो फेज, जो लेजर की कंडीशन भी यही थी कि अगर फेज कांस्टेंट रहता है या 0 रहता है उन दोनों के बीच में, तो आपको लेजर मिलता है। वो कोहेरेंस की भी कंडीशन थी। तो ये बेसिक से 3 डिफरेंस है। आ सकता है कि आप स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में डिफरेंस करो, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसको रब कर देते हैं। तो आप सभी अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। और आपको पता है लॉकडाउन
3 मई तक बढ़ा दिया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को भी इस महामारी से बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं और सभी को यही सलाह दें कि इस महामारी से बचे रहें। तो आगे अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अपन ने 3 टाइप के कांस्टेंट पढ़े थे, तो आज इन तीनों टाइप के कांस्टेंट में रिलेशन निकालते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशन रहता है। तो रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कांस्टेंट। आइंस्टीन कांस्टेंट क्यों लिखा मैंने, किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। तो अपन इन तीनों के अंदर रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो अच्छा सा रिलेशन आएगा, ध्यान से एकदम देखते रहना आप, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें समझने में, आपको एकदम इजी सा है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांस रहते हैं इसके, क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन को डिस्क्राइब ये करता है ना, कौन कौन से पैरामीटर है वो मैक्सिमम होने चाहिए या ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, तो जिससे आपको पता चलेगा कि ये लेजर है वो बनेगी या नहीं बनेगी, अपने को लेजर मिलेगा या लेजर लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ये सारा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखते हैं, मैं कोई 2 एनर्जी स्टेट लेता हूं, ये मैंने क्या किया, 2 एनर्जी, देखो ऐसा मैंने कोई आइडियल एटम ले लिया है ना, उसके अंदर 2 डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब ये आपके पास E1 और ये आपके पास E2 2 एनर्जी लेवल है। अगर मैं बात करूं, मान लो इस एनर्जी लेवल में ये लोअर एनर्जी लेवल है या ग्राउंड स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स N1 है और यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ एटम N2 है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको पता है अगर इस ग्राउंड स्टेट के में जितने भी एटम होंगे, अगर मैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता हूं या उनको एनर्जी देता हूं, तो एनर्जी क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे, और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करे या क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। इन दोनों के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई तीसरा प्रोसेस तो अपने पढ़ा नहीं। तो होगा क्या, हो सकता है ये ग्राउंड स्टेट का जो एटम था वो एब्जॉर्प्शन करने के बाद कहां चला जाए, हायर स्टेट में, तो क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगर ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद ऊपर गया, उसके बाद 2 टाइप के एमिशन हो सकते हैं, एक आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और दूसरा हो सकता है क्या, स्टिमुलेटेड। यही 2 केस है, मतलब आपने जितनी एनर्जी दी, जितनी फोटोन से आपने एनर्जी दी, वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद हो सकता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करे या हो सकता है वो क्या करे, स्टिमुलेटेड एमिशन करे, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं, मैंने आपको बोला था कि आप जो 3 इक्वेशन आपने पढ़ी थी, तीनों इक्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो स्पॉन्टेनियस ये अपना एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में इक्वेशन के कौन सी थी, जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन था वो कितना था, R12 आपने पढ़ा था, B12 N1 U, क्या यही था, ये आपका कांस्टेंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, आइंस्टीन कांस्टेंट। ये आपका दूसरा देखते हैं अपन, R21 की बात करूं तो आया था A21 और N2, क्योंकि ये इस एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता था। और अगर तीसरे की बात करें अपन, R21 वो किसके बराबर होगा, B21 N2 U। तो इन तीनों चीजों पे आपने देख लिया, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है और स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अगर मैं बात करना चाहूं कि जो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन वो ही तो स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन के इक्वल होगा, क्योंकि और से बाहर से कोई प्रोसेस हो ही नहीं रहा है। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके बाद या तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू वो ग्राउंड स्टेट में आएगा या स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू ग्राउंड स्टेट में आएगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखते हैं अपन, जब मैं एब्जॉर्प्शन में इक्वेशन लिखता हूं तो एब्जॉर्प्शन की रेट है वो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन की रेट की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो एब्जॉर्प्शन की रेट क्या थी, B12 N1 U न्यू इक्वल्स टू किसके रहेगा,
A21 N2 प्लस B21 N2 यूनिट। आपने बेसिक सिंपल सी इक्वेशन लिख ली है। इक्वेशन लिखने के बाद देखते हैं इक्वेशन के बाद देखते हैं। देखो यू न्यू यहाँ पे भी है और यू न्यू यहाँ पे भी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं यू न्यू को, और अगर इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो यू न्यू कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास B12 N1, और अगर ये इधर की साइड लेके आऊंगा तो यहाँ से यू न्यू कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा B21 N2, और इधर की साइड आपका क्या बचा A21 N2। ठीक है, यही बचा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर मैं इस एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो मैं एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए यू न्यू इक्वल्स टू A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2। सिंपल सा मैंने क्या किया, इस यू न्यू की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो इस वाले टर्म को मैं इसके नीचे लिया, डिवाइड में लिया। अब देखो एक मैं B21 N2 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर N2 से करूंगा तो N2 वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड बाई B21 N2, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ डिवाइड कर दूं। तो यू न्यू इक्वल्स टू, अगर इसमें डिवाइड करता हूं मैं, तो आपको पता होगा N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा A21 अपॉन B21। और अगर नीचे भी इसमें डिवाइड करूंगा तो आपको पता होगा ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपके पास देखोगे यहाँ पे क्या बचेगा B12 N1 अपॉन B21 N2 माइनस 1। क्या इतना आपको समझ में आया? सिंपल सा कुछ नहीं किया मैंने, B21 N2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद देखो ये तो इससे मैंने डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये इसके पूरा डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर की तरफ में डिवाइड करूंगा तो N2 से N2 कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपके पास केवल B21, तो B21 आपके लिख दिया। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आई, एनर्जी डेंसिटी। तो आइंस्टीन साहब ने बताया अपने को कि जो एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन है, वो दोनों रिवर्सल, टाइम रिवर्सिबल प्रोसेस है। टाइम रिवर्सिबल का मतलब आपने देखा होगा कि ये यहाँ से जब एटम वहां गया, उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आया। इसका मतलब जो ये कांस्टेंट थे, उन्होंने बताया कि B12 है और जो B21 है, ये दोनों कांस्टेंट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अगर ये टाइम रेट इक्वल रहता है, या अगर इक्वल रहेगा, तो आप देखोगे कि आपके पास जो फॉर्मूला वो कैसा आ जाएगा, A21 अपॉन B21 1 अपॉन N1 अपॉन N2 माइनस 1। तो आपके पास कुछ ऐसा फॉर्मूला आ गया। अब अपने पास फिर दिक्कत थी, अगर मान लो कोई भी आपसे पूछे कि एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आप इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई इस N1 और N2 की वैल्यू निकालना। और आपको पता है N1 और N2 है क्या, नंबर ऑफ पॉपुलेशन या नंबर ऑफ एटम इन N1 और नंबर ऑफ एटम्स इन N2, या पॉपुलेशन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर वॉल्यूम को ये अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो अपने पास सबसे बड़ी दिक्कत आ गई इस N1 और N2 की वैल्यू निकालने की। तो N1 और N2 के बारे में एक साइंटिस्ट का आपने नाम सुना होगा, जिसको बोल्ट्जमान का आपने नाम सुना होगा। बोल्ट्जमान ने एक सिंपल सी इक्वेशन दी कि अगर आपको किसी भी एनर्जी लेवल में उस एटम के, मान लो ये आपका एनर्जी लेवल है, इस एनर्जी लेवल में आपको पता है कि इसका टेम्परेचर कितना है, और आपको ये पता है कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है उस एनर्जी लेवल की, क्योंकि एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि वो कौन से ऑर्बिट में है, तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो। और उस एनर्जी लेवल में उसके अंदर टेम्परेचर कितना रहेगा, अगर वो वैल्यू आपको पता है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हो। तो बोल्ट्जमान ने जो इक्वेशन दी, वो इक्वेशन कैसी थी, देखिए
n इक्वल्स टू n0 एक्सपांशन ऑफ माइनस ई अपॉन के टी। ये इक्वेशन किसने दी? बोल्ट्जमान साहब ने दी कि n इक्वल्स टू n0 एक्सपांशन ऑफ e की माइनस ई अपॉन के टी। तो पूछा गया है यहाँ पे e के टी क्या है, तो बताया गया कि t है वहां पे उस पर्टिकुलर जो आपका एनर्जी लेवल है उसमें टेम्परेचर कितना है वो है, और k है आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और आपने पढ़ा भी होगा अराउंड 12th क्लास में बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.38 into 10 की पावर -3 23। तो ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अब अपने पास आपको पता है n0 स्टार्ट में कितने एटम्स थे, E उसके अंदर एनर्जी कितनी है उस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और T स्पेसिफिक टेंपरेचर है। तो अगर n1 के केस में निकालना चाहूं मैं तो n1 इक्वल टू क्या लिख दूंगा n0 एक्सपांशन ऑफ, अब आपकी सिंपल सा है क्या आ जाएगा E1 अपॉन kT। क्योंकि अगर मैं पहले की बात कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूँ तो ग्राउंड स्टेट में आपको पता है एनर्जी कितनी है E1, और अगर बात करूं मैं N2 की तो N0 एक्सपांशन ऑफ माइनस E2 अपॉन kT। तो ये आपका N2 के लिए, लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए N1 अपॉन N2। अब आपको पता चल गया कि बोल्ट्जमान की इस रिलेशन से आप N1 अपॉन N2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो N1 अपॉन N2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसमें इक्वेशन इसमें आपने डिवाइड किया इसको, तो n0 से n0 कैंसिल हो गया और एक्सपांशन हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सपांशन, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा E2 माइनस E1 अपॉन kT। ये आपके पास N1 अपॉन N2 की, और आपने पढ़ा भी था कि E2 अपॉन E2 माइनस E1 क्या होता है, E2 माइनस E1 इस एनर्जी लेवल के डिफरेंस का ही तो जो फोटोन है वो जाएगा, वही तो एमिट होगा इससे। तो इवन E2 माइनस E1 की जगह अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं hν। तो आपके पास N1 अपॉन N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ E2 माइनस E1 नहीं लिखेंगे अब, hν अपॉन kT। तो ये आपके पास सॉरी एक्सपांशन ऑफ, तो ये आ जाएगा आपके पास hν अपॉन kT। इसको आप नोट डाउन करना चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब अपने पास N1 अपॉन N2 की भी वैल्यू आज की है। अब देखो ये जो रिलेशन है वो काम आएगा अपने को A21 वाला, इसमें ये जो वैल्यू आई है वो क्या कर देते हैं पुट कर देंगे अपन। ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे अपन, तो आपके पास u न्यू इक्वल्स टू आ जाएगा A21 अपॉन B21, और यहाँ 1 अपॉन इधर हो जाएगा एक्सपांशन ऑफ hν अपॉन kT माइनस 1। तो आपके पास ये आ गया फाइनल डेरिवेशन। तो ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी है या स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन प्लांक नाम के साइंटिस्ट थे, आपको पता भी है कि लेजर में अगर प्लांक की थ्योरी को आपको नहीं पता है तो आप लेजर को आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, मैक्स प्लांक ने बताया था। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया कि u न्यू है, उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू प्लांक साहब ने क्या बताया कि जो u न्यू है वो होता है 8 पाई एस न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपांशन ऑफ hν अपॉन kT माइनस 1। ये किसने बताया, प्लांक साहब ने। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं कंपैरिजन करूं, इन दोनों इक्वेशन का अगर कंपैरिजन करूं तो आप देख सकते हो ये टर्म दोनों में सेम है,
ये टर्म तो दोनों में सेम है, तो इसका मतलब A21 अपॉन B21 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा कि A21 अपॉन B21 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब ये जो आपका ये तो आपने देख लिया कि क्या रिलेशन है, ये इस कांस्टेंट के अंदर रिलेशन ही तो है। A21 अपॉन B21 की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, तो अपन इसे आराम से रिलेशन निकाल सकते हैं। अब इन सब ये जो सारा रिलेशन है, इन रिलेशन से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन निकाले कि क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं इसके ऊपर। देखो सबसे पहला कंक्लूजन आपने देखा होगा कि जो एब्जॉर्प्शन था और जो स्टिमुलेटेड एमिशन था वो दोनों क्या है, कंपीटिंग प्रोसेस है। कंपीटिंग प्रोसेस का मतलब ये दोनों क्या है, कंपीटिंग प्रोसेस है, क्योंकि B12 है वो किसके इक्वल था, B21। मैंने आपको बताया भी था टाइम रिवर्सिबल प्रॉपर्टी के कारण ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल रहते हैं। तो ये दोनों जो आपके स्पॉन्टेनियस एमिशन एब्जॉर्प्शन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, ये दोनों क्या है, कंपीटिंग प्रोसेस है आपका। अगर नंबर 2 पे बात की जाए तो आप ये देख सकते हो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो रेट है is greater than stimulated emission। ये कैसे कह सकते हो आप कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो रेट है वो स्टिमुलेटेड एमिशन से क्या है, ज्यादा। ये ज्यादा क्यों है, इसका रीजन क्या है इसके ज्यादा होने का, क्योंकि आपको पता है जो नेचुरल प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली होता रहता है, तो इसकी जो रेट होगी एमिशन रेट स्पॉन्टेनियस एमिशन की वो हमेशा स्टिमुलेटेड से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। वो मैं डेरिवेशन से भी बता सकता हूँ आपको, और आप इससे देख भी सकते हो इस डेरिवेशन से। अगर तीसरी बात की जाए तो A21 अपॉन B21 का जो रेशियो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, न्यू क्यूब। न्यू क्यूब मतलब जो ये फोटोन एमिट हुए हैं उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और अगर वेवलेंथ की बात करूं तो A21 अपॉन B21 है वो 1 अपॉन लेमडा क्यूब के क्या रहेगा, मतलब अब की बार लेमडा क्यूब की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये, है या तो A21 अपॉन B21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा क्यूब। तो ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान में रखने हैं। आप सिंपल सा अगर क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में भी, A21 अपॉन B21 डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लेमडा क्यूब। तो ये रिलेशन आपको ध्यान में रखने। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लगभग ये जो लेजर वाली यूनिट है वो आधी कंप्लीट हो चुकी है, अपना 50% पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको पढ़ते रहें। थैंक यू।